नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र के एक काफी दिलचस्प अध्याय पर थोड़ी बात करेंगे। जी। विषय है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था, और खास तौर पर देखेंगे कि ये गांवों और शहरों में कैसे काम करता है। बिल्कुल। अक्सर सुनने में आता है कि भाई बदलाव ही दुनिया का नियम है। हाँ। खासकर आज के जमाने में तो सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, ये बात तो है। पर सोचिए, मानव इतिहास तो लाखों साल का है, लेकिन ये जो इतनी तेजी वाला बदलाव है, ये तो बस कुछ पिछली सदियों की ही बात है। सही कहा। एक अंदाजा भी है इस पर कि अगर पूरे मानव इतिहास को हम एक दिन मतलब 24 घंटे का माने, हाँ। तो जो आधुनिक समाज का दौर है वो रात के करीब 11:59 और 30 सेकंड पर शुरू हुआ, मतलब बिल्कुल आखिर में। अरे, यानी ज्यादातर वक्त तो चीजें बहुत धीरे धीरे बदली। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, समाजशास्त्री इसे कैसे देखते हैं, और इसके कारण क्या हैं, और साथ में ये भी कि समाज में स्थिरता कैसे बनी रहती है, जिसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। हाँ, और फिर देखेंगे कि गांव और शहर, इन दोनों जगहों पर ये पूरी प्रक्रिया कैसे अलग-अलग शक्लें लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये सामाजिक परिवर्तन है क्या? क्या कोई भी छोटा मोटा बदलाव इसमें आ जाता है? नहीं, देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मतलब सिर्फ कोई भी बदलाव नहीं है। हम उन महत्वपूर्ण बदलावों की बात कर रहे हैं जो समय के साथ समाज की जो बुनियादी संरचना है या उसके जो मूल्य हैं उनको बदल देते हैं। अच्छा, यानी बड़े और बुनियादी बदलाव। हाँ, और ये या तो बहुत धीरे धीरे हो सकते हैं, मतलब क्रमिक रूप से, जिन्हें विकासवादी या इवोल्यूशनरी कहते हैं। जैसे डार्विन का सिद्धांत था जीवों के लिए, वैसे समाज के लिए। कुछ वैसा ही समझिए। या फिर ये बहुत तेजी से अचानक भी हो सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई या रूस की क्रांति। वो क्रांतिकारी परिवर्तन थे। तो धीमे विकासवादी और तेज क्रांतिकारी, ये बदलाव क्या सिर्फ बाहरी ढांचे में होते हैं या लोगों की सोच में भी? दोनों में हो सकते हैं। संरचनात्मक बदलाव का एक उदाहरण सोचिए, जैसे कागज की मुद्रा आई या अब डिजिटल पेमेंट है। इसने कैसे पूरी अर्थव्यवस्था, बाजार, लेन देन का तरीका ही बदल दिया। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ विचारों और मूल्यों में बदलाव भी परिवर्तन लाते हैं। जैसे ये सोचना कि बचपन एक खास अवस्था है, कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। अच्छा, हाँ, पहले तो ऐसा नहीं सोचते थे शायद। बिल्कुल। तो जब ये विचार मजबूत हुआ तो बाल श्रम के खिलाफ कानून बने। ये सोच में बदलाव का नतीजा था। समझ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि ये बदलाव आते क्यों हैं? क्या वजह होती है इनके पीछे? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। एक तो है पर्यावरण। पर्यावरण कैसे? मान लीजिए कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ या भूकंप, या कहीं कोई बड़ा संसाधन मिल गया, जैसे मध्य पूर्व में तेल मिला, तो उससे समाज पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, ये तो साफ दिखता है। फिर है तकनीक और अर्थव्यवस्था। ये तो शायद आजकल सबसे बड़ा कारण लगता है। सोचिए, औद्योगिक क्रांति, भाप का इंजन, रेलवे और आज इंटरनेट। दुनिया ही बदल दी इसमें तो। बिल्कुल। भारत के संदर्भ में देखें तो जब ब्रिटेन में कपड़े की नई मशीनें आईं, तो यहाँ का जो हथकरघा उद्योग था उस पर कितना बुरा असर पड़ा। हाँ, वो तो इतिहास में पड़ा है। कभी कभी तकनीक का असर मतलब देर से भी सामने आता है। जैसे चीन में बारूद बना, कागज बना, पर उसका व्यापक असर होने में वक्त लगा। ठीक है, पर्यावरण हो गया, तकनीक और अर्थव्यवस्था हो गई, और क्या कारण है? राजनीति भी बहुत अहम है। युद्ध होते हैं, कोई देश जीतता है, कोई हारता है। हाँ। या सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, जैसे भारत को आज़ादी मिली, या फिर ये कि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा। एक व्यक्ति एक वोट। ये तो बहुत बड़े बदलाव थे। बिल्कुल। इनका समाज की पूरी संरचना पर गहरा असर पड़ता है। और फिर है संस्कृति, मतलब हमारे धर्म, विश्वास, विचार। संस्कृति कैसे बदलाव लाती है? जैसे मैक्स वेबर का वो मशहूर अध्ययन है ना, कि कैसे प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की कुछ नैतिक मान्यताओं ने अनजाने में पूंजीवाद के विकास में मदद की। हाँ, वो पढ़ा है। या फिर सोचिए, महिलाओं की समाज में क्या भूमिका हो, इस पर सोच कैसे बदली है पिछले 100 सालों में। ये भी सांस्कृतिक बदलाव है जो सामाजिक परिवर्तन ला रहा है। अच्छा, तो ये सब कारण मिलके समाज को बदलते रहते हैं। पर अगर सब कुछ बदलता ही रहेगा तो समाज टिकेगा कैसे? कुछ तो स्थिरता भी चाहिए ना। बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर सामाजिक व्यवस्था
यानी सोशल ऑर्डर का विचार आता है। समाज को चलने के लिए, बने रहने के लिए एक तरह की स्थिरता चाहिए। और ये स्थिरता आती कैसे है? इसके मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। या तो लोग स्वेच्छा से खुद ही नियमों और तौर तरीकों का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से समाजीकरण, सोशलाइजेशन के जरिए उन्हें यही सिखाया जाता है, वो इसे सही मानते हैं। और दूसरा तरीका है कि उन्हें नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब ताकत से, दबाव से। हाँ, शक्ति या दबाव से। जी। यहीं पे सत्ता यानी अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। मैक्स वेबर ने इसे वैध शक्ति कहा था। वैध शक्ति? हाँ, यानी ऐसी शक्ति या ताकत जिसे लोग या कम से कम ज्यादातर लोग सही मानते हैं, जायज मानते हैं। जैसे पुलिस की शक्ति या जज की। अच्छा। और कानून इसी वैध शक्ति को एक तरह से संहिताबद्ध, कोडिफाइड करता है, उसे लिखित रूप देता है। लेकिन समाज में हमेशा सब सहमत तो नहीं होते, विरोध भी होता है, लोग कानून भी तोड़ते हैं। बिल्कुल। असहमति, जिसे कॉन्टेस्टेशन भी कहते हैं, विरोध, अपराध, यहाँ तक कि हिंसा भी समाज का हिस्सा है। अपराध का मतलब है कानून का उल्लंघन करना। और हिंसा को सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। खासकर आधुनिक समाजों में ये माना जाता है कि हिंसा का वैध इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ राज्य के पास है। तो ये हो गई परिवर्तन और व्यवस्था की बात। अब आते हैं गांव और शहरों पर। इन दोनों में ये सब कैसे अलग दिखता है? देखिए, गांव में आमतौर पर क्या होता है, आकार छोटा होता है, आबादी कम होती है। हाँ। लोग अक्सर एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वहाँ परंपरागत संस्थाएं जैसे जाति है, धर्म है, उनका प्रभाव ज्यादा मजबूत हो सकता है। वहाँ बदलाव मुश्किल होता होगा, अक्सर धीमा होता है। हाँ, और क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं तो खुलकर असहमति जताना, नियमों को चुनौती देना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। गुमनामी नहीं होती उतनी। बिल्कुल। एमएन श्रीनिवास ने प्रभुत्वशाली जातियों यानी डोमिनेंट कास्ट्स की बात की थी, जिनका गांव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ज्यादा दबदबा होता है। और बदलाव किस तरह के होते हैं वहाँ? ज्यादातर कृषि से जुड़े बदलावों का बड़ा असर होता है, जैसे भूमि सुधार हुए या नई तकनीक आई खेती में या फिर मनरेगा जैसी योजनाएं। इनका गांव के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ठीक है, अब शहरों की बात करते हैं। वहां तो माहौल एकदम अलग होता है। हाँ, शहरों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है, भीड़ भाड़, भाग दौड़, एक तरह की गुमनामी होती है, एनोनिमिटी होती है, आप सबको नहीं जानते। लेकिन क्या इससे टकराव कम हो जाता है? जरूरी नहीं है। गुमनामी के साथ साथ शहरों में धर्म, जाति, वर्ग या इलाके के आधार पर लोगों की समूह पहचान भी काफी मजबूत हो सकती है, और कभी-कभी इन समूहों के बीच तनाव या टकराव भी देखने को मिलता है। और शहरों की मुख्य चुनौतियां क्या होती हैं इस व्यवस्था को बनाए रखने में? शहरों की सबसे बड़ी चुनौती होती है स्थान, यानी स्पेस का प्रबंधन, रहने की जगह की कमी। हाँ, स्लम्स या झुग्गी झोपड़ियां। बिल्कुल, बेघर लोग, ट्रैफिक की समस्या, परिवहन, साफ सफाई, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, इतनी बड़ी आबादी के लिए ये सब जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आजकल वो गेटेड कम्युनिटी का चलन भी बढ़ रहा है। हाँ, वो भी शहरी समाज का एक पहलू है। अमीर लोगों के लिए अलग, सुरक्षित, दीवारों से घिरे इलाके। ये एक तरह के सामाजिक विभाजन को भी दिखाता है। और एक शब्द आपने बताया था, जेंट्रिफिकेशन। हाँ, जेंट्रिफिकेशन। इसका मतलब होता है जब शहर के पुराने, शायद थोड़े कम विकसित या निम्न मध्यम वर्गीय इलाके अचानक से बदलने लगते हैं। कैसे बदलने लगते हैं? वहाँ अमीर लोग या डेवलपर आने लगते हैं, पुरानी इमारतों को ठीक करके महंगा बना दिया जाता है, नए कैफे, बुटीक खुल जाते हैं, इलाका फैशनेबल हो जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इससे वहाँ के जो पुराने, कम आमदनी वाले निवासी होते हैं, उनके लिए किराया या रहने का खर्च बढ़ जाता है और उन्हें वो जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ सकता है। ओह अच्छा, ये भी एक तरह का बदलाव है जो व्यवस्था पर असर डालता है। बिल्कुल। और एक और बड़ी चुनौती है शहरों के लिए, लगातार बाहर से आने वाले लोग यानी प्रवासी, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उन्हें शहर में शामिल करना। तो मतलब शहर और गांव दोनों में ही परिवर्तन और व्यवस्था की ये खींचतान चलती रहती है, पर उनके रूप और चुनौतियां अलग अलग हैं। एकदम सही। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो समाज में ये दोनों चीजें, बदलाव और व्यवस्था, एक साथ चलती हैं।
एक तरफ पर्यावरण, तकनीक, राजनीति, संस्कृति जैसे कारक हैं जो उसे बदलने को मजबूर करते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ सामाजिक संरचना है, सत्ता है, कानून है, समाजीकरण है, जो उसे एक ढांचे में, एक व्यवस्था में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और गांव और शहर इन प्रक्रियाओं को अपने अपने तरीके से अनुभव करते हैं। गांव में शायद परंपरा और व्यक्तिगत संबंधों का ज्यादा असर होता है। शहर में भीड़, गुमनामी और स्पेस की लड़ाई ज्यादा दिखती है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों पहलू, परिवर्तन और स्थिरता, आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही मिलकर समाज का रूप तय करते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आएगा। जिस तेजी से आजकल दुनिया बदल रही है, खासकर तकनीक के कारण, और शहरों में आबादी का दबाव जिस तरह बढ़ रहा है, नई नई चुनौतियां आ रही हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और भी मुश्किल होता जाएगा? क्या ये संतुलन बिगड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर समाजशास्त्री लगातार विचार कर रहे हैं। चुनौतियां तो निश्चित रूप से बढ़ रही हैं, खासकर असमानता, पर्यावरण और प्रवासन से जुड़ी हुई। व्यवस्था बनाए रखने के तरीके भी बदलने होंगे शायद। सोचने वाली बात है। यकीनन आज की चर्चा ने हमें सामाजिक बदलाव और व्यवस्था के कई पहलुओं पर सोचने को मजबूर किया है।